ऑलराइट, आफ्टरनून, कैसे हालचाल है? बढ़िया है। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के रिवीजन लेक्चर में स्वागत। एंड ये चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा कंसेप्ट भी है इसमें। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये चैप्टर में क्या क्या देखेंगे? वी आर गोइंग टू लुक एट द आइडिया ऑफ अ बार मैग्नेट। फिर अर्थ का मैग्नेटिज्म देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स की एनालॉजी देखी जाएगी, एंड फाइनली विल एंड विद द वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो चीजें हमको पता है वो ये है कि अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है। अर्थ ऑल्सो शोज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। जो बार मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ, अदर इज साउथ। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. If you break a magnet, if you cut a magnet into two parts, you won't get a single north and a single south pole. No, you will always get two separate independent bar magnets. And magnets जो हैं वो आयन उसके alloys वगैरह से बनाए जाते हैं. तो now let's start the idea with the magnetic field situation for a bar magnet. So this is a bar magnet, as we can see. This is a bar magnet. This is the north pole, this is the south pole. Okay, magnetic field lines start outside from the north pole, go to the south pole. They do not stop at the south pole. South pole से फिर से वो north तक आते हैं. So you can see a magnetic field line forms a closed loop. Same here. north से south में गया एंड साउथ से फिर से नॉर्थ में आ जाएगा. सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप्स, whereas electric field line do not form closed loop. They start from positive charge, terminate at negative charge. अच्छा, कुछ कुछ लोगों ने मेरे को पूछा, सर अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बताओ. अरे जब भी ऐसा एक्सिस पे पॉइंट होता ना, ये लाइन अब यहां से निकली, नॉर्थ से निकली, वो इंफिनिटी तक जाएगी, वहां से घूमेगी, घूम के वहां इंफिनिटी तक जाएगी और वहां से यूं आएगी. सो यू कैन ड्रॉ दिस लाइन एज स्ट्रेट, एकदम मस्त इस तरह से लाइन आती है पूरी. एंड दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड सिचुएशन इज फॉर अ बार मैग्नेट. ऑलराइट, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. मैग फील्ड लाइंस outside the magnet, they start from north and go to south pole. Inside the magnet, they go from south to north pole. In short, they form closed loops. Very important. Secondly, किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो कैसे करें? सिंपल, टेंजेंट मार दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह ही. सो अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइन gives direction of B bar, direction of magnetic field at that point. एंड जैसा ये है सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और दो भी सिमिलर है. क्राउडेड फील्ड लाइंस इंडिकेट लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. स्पार्सली स्पेस फील्ड लाइंस इंडिकेट वीक मैग्नेटिक फील्ड. वेरी गुड. क्राउडेड फील्ड लाइंस इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वाइस वर्सा. एंड ये वाला भी इंपॉर्टेंट है. जैसे दो स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट. सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड लास्टली, अब यहां पे एक फर्क आता है कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, तुम बोलोगे सर ये मैग्नेटिक डाइपोल ही है, ये और ये दो पोल्स हैं उसके.
as two charges can be separated, you have a separate positive charge, you have a separate negative charge. So if I were to cut this magnet like this, would I get a separate north and a separate south? No. So on cutting a bar magnet, we get two independent separate bar magnets. You can't get a single north and a single south. A single electric pole, a single electric charge is possible, but a single magnetic pole is not possible. Separate bar magnets. Okay, so this was the basic idea of a bar magnet. अब बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और हमने लास्ट चैप्टर में देखा सोलेनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है. तो दे बोथ आर नियरली सिमिलर, राइट? दे बोथ प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. Solenoid due to the current flowing through the turns, and bar magnet due to something inside the material, कुछ dipole moments वगैरह होते होंगे, कुछ इसकी वजह से होता है. वो हमने later in the chapter पता चला कि ये dipole moments की वजह से होता है. तो फिर एक बार मैग्नेट और सोलेनॉइड को भी तो हम इक्वेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं. सो लेट्स कंपेयर a bar magnet and a solenoid, and let's see what points of similarity we can draw. क्या नई बातें जानने को मिलती है हमको. सो सोलेनॉइड वी नो इज अ हेलिकल कॉइल एंड यू हैव वायर ओवर इट. दिस इज अ सोलेनॉइड. ये वो हॉलो पाइप जैसा है, एंड दिस इज टर्न्स ऑफ वायर. अंदर हॉलो है, एंड मैं करंट पास करने वाला हूं. ये करंट है मेरा, एंड बाय द राइट हैंड रूल आई कम टू नो करंट ऐसा जा रहा है, आपकी से यहां हो जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. सो नाउ इफ यू क्लोजली लुक एट बोथ दीज डायग्राम्स, एंड आई वुड लाइक यू टू क्लोजली लुक एट द सेंट्रल पार्ट. इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, एंड सिंस बोथ आर सिमिलर, डोंट यू अग्री दिस साइड शुड बी द नॉर्थ पोल and this side should be the. and फिर मैंने मैग्नेट ये सोलेनॉइड उठा के ऐसा रख दिया था. दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट वी डिड लॉन्ग बैक. ऐसा उठा के ऐसा रख दिया था, इस तरफ जा रहा है. तो अगर ऐसा रखा, यू आर द साउथ पोल, आई एम द नॉर्थ, करंट इज गोइंग लाइक दिस. सो अकॉर्डिंग टू यू ये करंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. कमाल करते हो यार तुम. देखो क्लॉकवाइज है ना आपकी तरफ से, आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है ये, मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है. सो हाँ, तो अगर करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट पोल विल बी नॉर्थ. सो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो दैट पोल इज नॉर्थ. मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉक, एंटी कौन सा टी? एंटी, तो दैट इज नॉर्थ. एंड में ही नाम आ गया उसका. एंड इफ योर करंट इज क्लॉकवाइज, माय गुडनेस. सो इफ योर करंट फ्लोज क्लॉकवाइज, दैट पोल वुड बी साउथ. नाउ एक और पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी. व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, I'm sure everyone knows ms is equal to Nia, where n is the total number of turns, I is the current, A is the cross sectional area. Similarly, एक नई चीज आ रही है, magnetic dipole moment of bar magnet. Now this is a very important idea, ध्यान से देखें. ये इक्वेशन मैंने उठाया है एक्चुअली एनालॉजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाज P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, उसी तरह यहां पे एक नई टर्म आ जाती है. यू नो दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ एंड डिनोटेड एज QM, नॉर्थ का प्लस एंड इसका माइनस. सो MB बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट इज QM इंटू 2L, where as I said already QM is pole strength.
वी ऑलरेडी नो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट वुड बी ampere meter. And if somebody asks me what is the pole strength of a solenoid, I'm going to equate both these and I'm going to give them the pole strength of a solenoid, which is, let me tell you, what is the pole strength of a solenoid. I'm going to equate both of them. So mb is equal to ms. So Qm into 2L is NIA. So Qm, this is the pole strength. मैं 2L को नीचे उतार रहा हूं. And N by 2L is number of turns per unit length. So Qm is छोटा n IA. This is the pole strength of a solenoid. You never know, they might ask you this. What is the pole strength of a solenoid? I got this right here. Okay, so this is what is the pole strength of a solenoid. Let's move on and let's look at a couple of things more. You know, हमने torque देखा था last chapter में. You know, torque on a rectangular coil placed in a magnetic field. We had derived the equation tau bar is m bar cross b bar. Yes. सर इसमें निया cos थीटा आपने अगर डेरिवेटिव में किया निया cos थीटा या निया sin थीटा दोनों में से एक था सर. वो बीना साइन थीटा था बेटा, वो टाउ बार था. टाउ बार इज बी, टाउ इज बीना साइन थीटा. निया बार क्रॉस बी बार गैल्वेनोमीटर वाला, बराबर. वो टोटल टॉर्क था. मैग्नेटिक मोमेंट फिर हमने निया बार को एम बार लिखा था. निया बार इज एम बार विच इज मैग्नेटिक मोमेंट. बराबर है ये. यस सर. अब एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं. ओके, सो टॉर्क, suppose I have a bar magnet, magnetic moment m bar. I keep it in an external magnetic field b bar. What would be the torque? I got this equation right here. Tau bar is m bar cross b bar. Lovely equation. And that means tau is mb sine theta. Now, I also know that torque tau is I alpha. You know, I is moment of inertia. I'll write it like this. Alpha is angular acceleration. So this is I d square theta by dt square. Let me equate 1 and 2. So I d square theta by dt square is minus mb. And since theta is small, I'll write nearly, sin theta is nearly equal to theta. The question is ये माइनस क्यों? सपोज कोई मैग्नेट इक्विलिब्रियम में है और तुम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में से. डोंट यू एग्री? तुमने ऐसा डिस्प्लेस किया तो एक टॉर्क आएगा जो उसको वापस यों लाने की कोशिश करेगा. सो थीटा अगर यों जाता है तो टॉर्क उसे यों ले आता है. सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ थीटा विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर. एंड एज अ रिजल्ट आई गेट डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर इज माइनस mb बाय I into theta. This equation, equation 3, is comparable to something which we have known for a long time. Equation for SHM, d square x by dt square is minus omega square x. If you are looking at both equations, you will see that they are quite similar. यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी x, यहां भी x. तो जो काम ओमेगा स्क्वायर कर रहा है वहां ये काम mb by I कर रहा है. So equation 3 is comparable. So we get omega square is mb by I, which prompts me to have a lovely formula for omega. Beautiful formula for omega. Angular frequency, root of mb by I. Do not forget, m is the magnetic moment, b is the magnetic field, I is the moment of inertia. And similarly, I know omega is 2 pi nu. Nu is frequency. So nu is 1 by 2 pi root of mb by I. एंड अगर टाइम पीरियड चाहिए कोई लोड नहीं, नो इज 1 by t. सो t पूरा उल्टा हो जाएगा 2 pi रूट ऑफ I by mb. ये भी इक्वेशंस हमको बहुत काम आते हैं. t खास कर ये t इज इक्वल टू 2 pi रूट ऑफ I by mb.
सो अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर है, ये याद रखिएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटोस्टैटिक, ये टॉर्क तो आ गया, मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसा U इज इक्वल टू माइनस पी बार डॉट ई बार था, उसी तरह U इज माइनस एम बार डॉट बी बार विच इज माइनस एम बी cos theta. No matter how easy this expression looks, and indeed it is easy, but theta की अलग अलग वैल्यूज होने से अलग अलग सिचुएशन खड़ी हो जाती है। लेट मी रिमाइंड यू, इफ थीटा इज 0 डिग्री cos 0 will be 1, तो u is minus mb. This is minimum energy stable equilibrium, याद रहे, this is called stable equilibrium. Secondly, अगर थीटा 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, नो इक्विलिब्रियम। एंड इफ थीटा इज 180 डिग्री, u इज mb, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी। कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम होगा श्रीमान? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कभी कभी ये लोग न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, उसमें कहते हैं फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। सो मोस्ट अनस्टेबल इज थीटा इज 0 एंड मोस्ट अनस्टेबल इज थीटा इज 180, याद रखिए। और वर्क की भी एक्सप्रेशन यहां लगे हाथों दे ही देता हूं मैं आपको, कल करे सो आजकल। वर्क इज एम बी cos theta 1 minus cos theta 2. This is the work done in taking a body, bar magnet of moment m in a magnetic field B from angle theta 1 to angle theta 2. So kindly have a look at this. एंड इस मोमेंट पे मुझे इलस्ट्रेशन 5.5 बहुत याद आता है। काफी डेंजरस दिखने वाला इलस्ट्रेशन था ये, एंड हमने इसको एक अलग ही तरीके से किया था। उन्होंने सिर्फ एक नीडल दी थी और हमको अलग अलग पोजीशंस दिए थे, एंड वी हैड टू फाइंड आउट फॉर आवरसेल्फ कि विच पोजीशन इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, विच इज ऑफ नो इक्विलिब्रियम एंड सॉर्ट्स। सो दैट द डायग्राम लुक्ड डिवास्टेटिंग इन द टेक्स्ट बुक, बट फिर हमने इसको एक नए तरीके से सॉल्व किया, एक नया डायग्राम बनाया। I hope you're looking at illustration 5.5 in your textbooks right now. जो बीच में नीडल थी P, हमने उसको एक बार मैग्नेट का स्वरूप दिया, एक छोटा सा बार मैग्नेट, एंड यहां पे ये नॉर्थ था उसका, ये साउथ था, और हमने फिर उसके फील्ड लाइंस बनाए। ये पहला, ये दूसरा, एंड ये ऐसा बीच में। दिस वॉज योर P, बरोबर है। ये फील्ड लाइन बनाए बगैर तो आपका कोई काम ही नहीं होने वाला। अब यहां पे 6 पोजीशन है हमारे पास दूसरी नीडल के, और हमको ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कौन सा नहीं है करके। I want you to look at page number, even I don't know the page number, I hope you remember, yes, page number 181, and पहला वाला, ये जो बताया है आपको, this is the magnetic moment m bar, this is Q1, ये m bar है, एंड उन्होंने हमसे पूछा है कि ये स्टेबल है अनस्टेबल है। अब आपको इस एम बार को इसके बी बार के साथ कंपेयर करना है। इसका बी बार अगर यहां से जाता तो कैसा जाता, डायरेक्शन तो दिखाई दे रहा है, isn't it? This is B bar. What is the angle between M bar and B bar? 90. So Q1 M bar perpendicular to B bar. अगर M bar और B bar perpendicular हो तो what is the potential energy? 0. Alright. The second Q2 इधर बाजू में ही है, ये रहा, ये Q2 है, ये M बार है। फिर से भाई B बार कहाँ है? B बार इधर है। फिर से M बार और B बार परपेंडिकुलर, सो Q2 में अगेन M बार
perpendicular to B bar, so potential energy is 0. This is no equilibrium. 3 is where? 3 is here. ये m bar है, ये Q3 पोजीशन. भाई ये m bar का डायरेक्शन दिख रहा है, यहां पे B bar का भी डायरेक्शन दिख ही रहा है ना आपको. सो B bar जो है वो m bar के ही संगे संगे है, ये रहा. So can you see m bar and B bar are parallel? Let me write this here. Q3 m bar parallel to B bar. So theta is 0 degree and 0 degree हो तो do you agree it has minimum potential energy? U3 is minus MB. कौन सा इक्विलिब्रियम है भाई? स्टेबल. फिर Q4 का सिचुएशन देखना पड़ेगा. किधर है बाबा? Q4 ऊपर है और ऊपर से नीचे RL है. भाई आप बताओ मेरे से. ये M बार है, ये Q4 है. भाई ये Q4 का M बार को दिखाई दे रहा है. B बार कहां है? Isn't this B बार? तो M बार इधर, B बार ऊपर. एंगल कितना है दोनों के बीच में? M bar and B bar are anti-parallel. Anti-parallel बोले तो कितना एंगल है? 180 डिग्री. So potential energy is MB. Which type of equilibrium will this be? Stable या unstable? Unstable equilibrium. फिर Q5 भी इधर ही किधर है? ऊपर है. ब्लू कलर गंदा डायग्राम. Q5 दिस इज M बार ऊपर. B बार कहां पे श्रीमान? नजर आ रहा है B बार? Isn't this B बार? तो एंटी पैरेलल. M बार एंड B बार आर एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल में व्हाट इज U5? MB, unstable equilibrium. And finally Q6. Where is Q6? Q6 नीचे से ऊपर जा रहा है. ओके, नीचे से ऊपर जा रहा है. इसको थोड़ा कम करेंगे. दिस इज M बार. और ये है आपका B बार. M bar and B bar again in the same direction. So Q6, M bar parallel to B bar. Are you all following this? Theta is 0 degree. U is minus MB. This is stable equilibrium. आपसे यही पूछा है कौन से इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो Q1 और Q2 इक्विलिब्रियम में नहीं है. कौन से स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? तो Q3 और Q6 स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. कौन से अनस्टेबल में है? Q4 और Q5 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है. इज दिस अग्रीएबल? ये डायग्राम बदल देगा आपकी दुनिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स. दिस वन कॉलम इज गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस टू योर इक्वेशंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स. ओके, ये लाइन गंदी मारी गई है. ओके, नाउ सबसे पहले हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट? यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बेसिक चीज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज. दे आर कॉलिंग इट Q. यहां पे है पोल स्ट्रेंथ विच वी कॉल QM. यहां डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 2a. यहां डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 2l. देन इन दोनों को यूज करके मुझे मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इस तरह दिखता है. प्लस Q माइनस Q, डिस्टेंस बिटवीन देम 2a. यहां है मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट जो ऐसा दिखता है. ये नॉर्थ, ये साउथ, ये दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस 2 है. फिर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. P बार इज Q इंटू 2a बार. यहां आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
m बार, जहां p बार है वहां m बार आया, is qm into 2l bar. ओके, सेम ओल्ड हियर. एंड लास्टली जो काम यहां पे कूलम कांस्टेंट k या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 करता है, वो काम यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई करता है. एक बार आपको ये दोनों बराबर परफेक्टली एनालॉजी में आ गए ना, फिर सारी इक्वेशंस काफी आसान हो जाएंगे, जैसे मैं अभी लिखने वाला हूं. सो फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 6. What is the equation for electric field at a point on the axis of a dipole? E bar on the axis 2kpr over r square minus a square the whole square p cap. उसी तरह if r much greater than a, then E bar on the axis is 2kp by r cube into p cap. इसी तरह की इक्वेशन मुझे b बार में लिखने हैं. ओके, सो b बार ऑन द एक्सिस 2 तो 2 है, k की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, p की जगह m, r की जगह r, एंड वही सेम ओल्ड r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर m कैप. एंड इफ r मच ग्रेटर देन l, this reduces to a very lovely equation b on the axis, mu naught by 4 pi 2m by r cube into m cap. We'll use this many times over. Similarly, number 6, equator पे same idea. E bar on the equator minus mu naught by 4 pi लिख रहा था, minus kp over r square plus a square the whole raised to 3 by 2 into p cap. And if r is much greater than a, E bar on the equator is minus kp by r cube p cap. सेम ओल्ड हियर. ये एक बार समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है. बी बार ऑन द इक्वेटर माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई m ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 3 by 2 m कैप. एंड इफ r मच ग्रेटर देन l, वी यूजुअली डू नॉट टेंड टू यूज दीज इक्वेशंस. ये नीचे वाले जो डब्बे में है वो ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि यूजुअली वही यूज करते हैं हम. सो इनको खास डब्बा डाला है मैंने. फिर टॉर्क वाले, टाउ बार इज पी बार क्रॉस ई बार, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा. टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा. उसी तरह यहां टाउ बार इज एम बार क्रॉस बी बार, टाउ इज एम बी साइन थीटा. यहां पे भी u इज माइनस पी बार डॉट ई बार एंड u इज माइनस पी कॉस थीटा. Same u is minus m bar dot v bar and u is minus mb cos theta. काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, बट एक बार ये समझ में आ गया ना, फिर ये सब डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है. ऑलराइट, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं. ओके, सो लेट्स गो ऑन. अब किसकी बारी आई है? अब कौन से टॉपिक की बारी है भाई? आई थिंक अर्थ मैग्नेटिज्म है ना. अगर कोई रह गया होगा टॉपिक तो उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत. ओह यस, गॉस लॉ, एब्सोल्युटली. कितने सालों बाद किसी ने हमसे कहा. कुडंट फॉरगेट गॉस's लॉ. इतना बड़ा लॉ दिए. You know, Gauss law relates to magnetic flux, quite similar to the electric flux that we saw in chapter 1. This is magnetic flux. So before I concern myself with Gauss law for magnetostatics, you have to know Gauss law for electrostatics. For electrostatics, Gauss said that the total electric flux linked with a closed surface, you can call it E bar dot dA bar, E bar dot ds bar, whatever. This is the area vector. So this means a closed surface is given as sigma q by epsilon 0. This was Gauss's law for electrostatics. Now, in order to understand Gauss's law for magnetostatics, we need to understand what is magnetic flux. Magnetic flux. Now, this magnetic flux is going to play a very big role in the next chapter, electromagnetic induction. Phi m
is b bar dot a bar, या simply ba cos theta. And for a number of small areas, इंटीग्रेट मार देंगे जैसे हमने किया था. मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंटीग्रल b bar dot da bar. SI unit is Tesla meter square or Weber. SI unit of phi m is Tesla meter square or better known as Weber. इससे दोस्ती कर लो, काफी काम आएगा कामकाज. ओके, अब गॉस ने क्या कहा फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स. फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स ध्यान से देखिएगा. अकॉर्डिंग टू गॉस, द मैग्नेटिक फ्लक्स, नाउ गॉस लॉ ऑलवेज कंसर्न्स अ क्लोज सरफेस, phi m which is integral over a closed surface b bar dot da bar is equal to 0. Oh my god, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ओवर अ क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट जीरो, बट मैग्नेटोस्टैटिक्स में ओवर अ क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो. ऐसा कैसा? द आंसर लाइज इन द नेचर of the field lines of electric field and magnetic field. Electric field lines do not form closed loops, but magnetic field lines, they form closed loops. So for a closed surface, कोई भी closed surface हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो पैरेललोपिपेड हो, कोई भी टाइप का क्लोज सरफेस हो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग अ सरफेस is always equal to the number of field lines leaving the surface. So जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी लीव कर रही है. So what is the net number of field lines associated with a closed surface? 0. This is due to the fact that magnetic field lines form closed loops. सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है कि magnetic field lines, they form closed loops. So this is Gauss's law for magnetostatics. And now let us go to one of the favorite ideas of mankind, जिसके बारे में humans बहुत टाइम से चर्चा विचार करते रहे हैं and चीजों में बदलाव लाते रहे हैं, which is Earth's magnetism. As I said earlier in the lecture, कि Earth भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड रखता है. Many theories कि ऐसा क्यों है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या है. कुछ थियरीज ये कहती हैं कि अर्थ के अंदर, अर्थ के कोर में देयर इज मोल्टन मेटल, एंड ये मोल्टन मटेरियल अर्थ के रोटेशन की वजह से घूमता है एंड इट कॉजेस करंट्स, एंड दीज करंट्स they give rise to magnetic moment. That is why the earth has got a net non-zero magnetic moment. It possesses a magnetic field. So earth's magnetism, lovely mother earth. This is the earth. Wow, lovely. And this is what you would know as the geographic poles. मैंने लाइन मारी है geographic poles के थ्रू. This is the geographic north pole, this is the geographic south pole, and this line that you see, this is not actually a line, it's a plane actually, which is passing through the geographic north and south poles, is called the geographic meridian. Okay, now earlier people used to think, long years back, thousands of years back, ये पोल्स इसी की वजह से तो आए थे कि अर्थ का मैग्नेट जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, एंड यहीं पे अर्थ के पोल्स होंगे, अर्थ के नॉर्थ और साउथ, ये अर्थ के बाहर मैग्नेट के, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ बना. दिस वाज द अर्लियर थॉट. बट फिर जब हम एक्सपेरिमेंट्स करने लगे और नीडल को रखने लगे, तो नीडल अगर यही है तो नीडल इसी तरह होनी चाहिए, बट नीडल थोड़ी यों रहने लगी, इंडिकेटिंग द फैक्ट कि अर्थ के बाहर मैग्नेट के पोल्स यहां और यहां नहीं है, यहां और यहां है. एज अ रिजल्ट पोजीशन में बदलाव आया, डायग्राम में बदलाव आया, एंड नया डायग्राम कैसा रहा, कुछ
ऐसा रहा। ये कोई बहुत ही प्रिसाइज डायग्राम नहीं है, सो डोंट स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा ऐसा है, नहीं है। And this is the plane that is passing through the poles of the bar magnet of the earth. This geographic meridian, तो ये लाइन जो है, this is called magnetic meridian. If you are observant, you notice that this blue line and this black line intersect at a certain angle. This is the angle, and this angle is called theta, which is known as angle of magnetic declination. So the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian is called theta, which is known as angle of magnetic declination. सब जगह का अलग अलग होता है। मुंबई का 0 डिग्रीज 41 मिनट्स है शायद, दिल्ली का 0 डिग्रीज 58 मिनट्स है। It's like that. So this is how it gets. Now I'm sure you want to know the most important idea, which is angle of dip, या जिसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन। क्या होता है सर? बहुत टाइम से इसकी बातें सुन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यही है। तो इसके लिए अपने को ये चीजें उड़ानी पड़ेंगी, एंड आई विल हैव टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स for the earth, for the bar magnet of the earth. So just stay with me. Let me draw the field lines of the bar magnet of the earth. ये थीटा भी उड़ा देता हूं, कोई जरूरी नहीं है। बहुत ही बढ़िया। Now ये हमेशा याद रखना, अगर तुम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो ये आपका नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, और ये आपका साउथ पोल है। ओके सर, ये तो नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल और अर्थ का साउथ पोल है ज्योग्राफिक, पर अंदर के मैग्नेट की लाइंस बनाने के लिए ये नॉर्थ, ये साउथ। एंड अब लाइंस देखें, बहुत ही वधिया लाइंस। सर थोड़ा बड़ा ही किडनी बन गया, डोंट वरी, आई गॉट अ लिटिल ओवर एंथुजियास्टिक। एक और बना देता हूं। Wow, this is cute. I got some cute lines happening. इसको उड़ा दो सर, नहीं तो बीच में आएगा, अर्थ के बीच में आता है ना, उसको अर्थ छोड़ता नहीं है। वाह 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 वाह, ए तेरा कोई काम नहीं है। वाह, एंड बीच में तो सर लाइंस तो समझ में आ गई। ओके, फील्ड लाइंस निकल रही हैं जैसे हमने मैग्नेट के लिए बनाया था, वैसे ही सेम टू सेम। बट ये डिप का क्या अर्थ है? अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। यू नो, डिप is the angle made by the magnetic field lines, the field lines of the Earth's magnet, with the horizontal at that place. एकदम simple definition. The angle made by the Earth's magnetic field lines, yeah, Earth's magnetic field, with the horizontal at that place is called dip. Now, how do you explain that? Let me show you. Suppose I'm standing on the poles. I'm standing on the pole of the Earth. This is me. I'm standing on the pole. मैं यहां खड़ा हूं, फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं देखो तो जरा। डोंट यू अग्री, फील्ड लाइंस मेरे ऊपर से आ रही है नीचे तक। कैन यू सी दिस एट दिस पॉइंट? फील्ड लाइंस मेरे ऊपर से आ रही है, यो घुस रही है अंदर। एंड सपोज यही मैं हूं और मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं, ये अर्थ का इक्वेटर है, ये मैं हूं। सर आप टेढ़े क्यों हो? भाई टेढ़ा नहीं हूं, मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, मेरे सर के ऊपर से जा रही है। कैन यू सी दैट पीपल? आर यू एबल टू सी दैट? सो एंड द इक्वेटर, फील्ड लाइंस मेरे सर के ऊपर से एकदम परफेक्ट पैरेलल जा रही है। जबकि अगर मैं पोल्स पे खड़ा हूं तो फील्ड लाइंस मेरे सर पे से आ रही है। सो हर प्लेस पे अलग अलग एंगल बनाती होंगी ये अर्थ की फील्ड लाइंस पैरेलल के साथ। सो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज बी
and the angle that the Earth's magnetic field line makes with the horizontal is called angle of dip or inclination. I can make two components out of this. This is the horizontal component HE, and this is the vertical component ZE, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos. So don't forget HE is BE cos I, and ZE, you remember we used to call this he and she, is BE sin I. And if you want BE, so you can write BE is root of HE square plus ZE square. And if you want tan I is ZE by HE. भाई पीपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑन द इक्वेटर फील्ड लाइंस मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मतलब दे आर मेकिंग एंगल जीरो विद द दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ऑन इक्वेटर आई इज 0 डिग्री, तो हाउ मच इज कॉस आई 1, हाउ मच इज साइन आई 0, तो ZE is 0 and HE is B. And on the poles, as you can see, poles पे ऐसी जा रही है, तो horizontal के साथ कितना एंगल बना रही है? 90. So on poles I is 90 degree, cos 90 is 0 and sin 90 is 1. In a very playful way, we used to say on the equator, गर्मी बहुत है ना इक्वेटर पे, she is not there, he is there. On the equator, she is not there, he is there. जबकि on the poles, ठंडी का मौसम, Switzerland and all. On the poles, he is not there, she is there. Lovely, situation. So, on the equator, vertical component is not there, horizontal is there. On the poles, horizontal is not there, vertical is there. Is this agreeable? Look at this, people. Right away? Yes, sir. इसको देखकर मेरे माइंड में न्यूमेरिकल 13 और 14 वर्कआउट होते हैं भाई. न्यूमेरिकल 13 और 14 टकाटक. ओके जी, आई होप आप अपने नोटबुक टेक्स्ट बुक्स में देख रहे हैं न्यूमेरिकल 13 एंड 14. बहुत ही बढ़िया आइडिया यूज किया है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, और उसके साथ एक मैग्नेट के नल पॉइंट्स को कंपेयर करने की बात करी है. So first things first, what are null points? 13 और 14 एक ही साथ करने वाले दो सम है. Numerical 8.13. They have given us a magnet and they have told us that this is lying in the Earth's magnetic field. This is the horizontal component of the Earth's magnetic field, and they've told me कि null points, null points are those points where Earth's magnetic field and the magnetic field due to this magnet, they will oppose each other, and as a result net field will be 0. उन्होंने कहा है फिलहाल null points आ रहे हैं इक्वेटर एक्सिस पे. भाई एक्सिस पे आने के लिए ये HE ऐसा है ना, तो तुम्हारे इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे ऐसा होना चाहिए. अच्छा जी, ऐसा कैसा होना चाहिए सर? ऐसा. इसका मतलब ये होना चाहिए तुम्हारा नॉर्थ, ये होना चाहिए साउथ, एंड आप चाहो तो ऊपर ले जा सकते हैं हम इसको. कैन यू सी ऑन द एक्सिस magnetic field due to the magnet and horizontal component due to the earth are opposing each other. So on the axis, magnetic field due to magnet is equal in magnitude magnetic field due to the earth. On the axis, what is the equation for the magnetic field, people? 2 mu naught by 4 pi m by r cube, and that is equal to He. They have not asked us to find anything, don't worry. राइट नाउ अब उन्होंने कहा है सेम डिस्टेंस पे इक्वेटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा जी. ये रहा इक्वेटर आपका और ये रहा वो पॉइंट सेम डिस्टेंस पे. अच्छा, इस पॉइंट पे ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर. एंड इसी पॉइंट पे अर्थ का फील्ड कैसा है? सर ये लाइन ऊपर मारेली है,
Wow. Can you see at point P on the equator, which is at the same distance, mind well, both are in the same direction. So net magnetic field is, we'll call it magnetic field at P, is magnetic field due to the magnet which is on the equator plus magnetic field due to the earth. On the equator, what is the equation for the magnetic field? Mu naught by 4 pi m by r cube plus He. सर अब इक्वेट कैसे करेंगे भाई? देखो ना, mu naught by 4 pi m by r cube, isn't it He by 2? So this is He by 2 plus He, which is 3He by 2. And I think they have given me the value of He, 0.16 Gauss, isn't it? So, nahi, 0.32 Gauss. So, 0.32 by 2 is 0.16, 0.16 into 3. नहीं, कुछ, ये कितना है? 0.32 नहीं है, कितना है ये? How much is this? 0.36. 0.36 Gauss. So, 0.54 Gauss. Sorry? You saying something? .54 Gauss is your answer. अच्छा, न्यूमेरिकल 14 यही चीज कहता है, बस ये कहता है कि मैग्नेट पलटा दो. अच्छा, ऐसा कहता है मैग्नेट पलटा दो. ओके, तो मैग्नेट इज पलटाविंग, पलटी के फॉर्म में आ रहा है मैग्नेट अभी. He तो वैसे ही रहेगा. एंड एक बार मैग्नेट पलटा दिए, फिर नल पॉइंट्स कहां आ रहे हैं वो जानना उनका इंटरेस्ट है. सो लेट मी मेक द मैग्नेट अगेन. Of dip is 0. Angle of dip is 0, right? Yeah. So He is equal to BE cos 0. So 0.36 is the value of magnetic field or electric field. Earth's magnetic field. 0.36 is the value of the Earth's magnetic field, and the angle of dip is 0. So He is BE cos I. You want me to write this here? 3 by 2 BE cos I. Is this agreeable more now? Yes. All right. Thank you so much. So, a minor technical inconvenience, but we hammered it out. Arya was very much there to help us out. And same old story. बस यहाँ पे पोल्स पलट गए. पहले नॉर्थ ये था, साउथ ये था, अब नॉर्थ ये है, साउथ ये है. And they are pretty much asking me the same question, कि where would the null points lie? Well, I have to first find out the magnetic field lines direction. ये ऐसा है और ये ऐसा है. Now, if you compare the magnetic field inside the magnet, that is at points on the axis, you can very much see that the magnetic field due to the magnet and the Earth's magnetic field are both in the same direction. As a result, what? If both are in the same direction, will the net magnetic field at a point on the axis be 0? No. Axis पे तो ऐड हो जाएंगे. तो फिर सर और क्या ऑप्शन है भाई? इक्वेटर एक हो ही ऑप्शन है. Let us call this point P. इस पॉइंट पे इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा होगा जी. एंड हाउ इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? सर लाइव एंड डायरेक्ट इधर ही है. I think it is pretty much clear that B equator and the He are opposite to each other. Thus, in this situation, null points lie on the equator. Therefore, B on the equator is equal to the B due to Earth, and as a result, equator पे mu naught by 4 pi m by r cube is equal to He. ये इक्वेशन लगाओ, एंजॉय करो, एंड योर गेम इज ओवर. इज दिस अग्रीएबल इनफ? श्योर? एनी प्रॉब्लम्स इन दिस पीपल? आई थिंक दीज आर प्रीटी गुड सम्स. बस तुमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए क्या है क्या नहीं करके, एंड वी आर बैक इन बिजनेस. ओके, इसके बाद आती है बातें मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की.
So let's rock and roll. What is magnetization? कोई भी मटेरियल में शायद इनिशियल नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता हो, पर अगर तुम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो न्यू डाइपोल मोमेंट विल बी इंड्यूस्ड, एंड एज अ रिजल्ट लेट्स फर्स्ट नेम दिस टॉपिक मैग्नेटाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सब आ गया. So I'm going to first define intensity of magnetization. The induced magnetic dipole moment per unit volume is called intensity of magnetization, denoted as bada M. So bada M is M net magnetic moment per unit volume. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट का है एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब. सो एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्यूब क्या है भाई ऐसा यूनिट? एम्पियर पर मीटर. ओके, इसको छोड़ दो, बाजू में रखो. अब कंसीडर सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स per unit length, and now I'm going to pass current I through that solenoid. Solenoid अंदर से खाली है, मैंने n turns per unit length वायर मारा है, करंट फ्लो करवाया है I. What will be the magnetic field inside the solenoid? B0 mu naught छोटा ni. Everybody is aware. Now let me, before I do anything, let me define a new term, magnetic intensity. And this magnetic intensity is called H. ये जो Ni है ना, that is H. Okay, so you can see magnetic intensity depends on the original solenoid, on the number of turns and the current through the solenoid. जबकि magnetization depends on the material that you are going to put inside. So that is what I'm going to do now. So we now insert, एक रॉड लेते हैं कोई भी मटेरियल का जिसका प्रॉपर्टी स्टडी करना है और इस सोलेनॉइड के अंदर डाल देते हैं. वी नाउ इंसर्ट अ रॉड whose properties are to be studied inside our solenoid. No, our solenoid, inside the solenoid. हमारा कोई solenoid नहीं है. तो what happens next is that initially तो यही मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर. तुम्हारे डंडे में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो था क्योंकि सारे डाइपोल्स रैंडमली अलाइंड थे. बट व्हेन दोस डाइपोल्स वर केप्ट इन दिस फील्ड, the dipoles now started to align in the direction of field, so a new dipole moment was induced, and so the new field, the net field, will be the sum of original field plus the induced field. And we know B0 is what? Mu naught into Ni. Ni is what? H. And Bm, this induced field, was found to be proportional to the magnetization of the material. So this is mu naught into M, which will surely give us a very lovely and satisfying expression out here. So B is mu naught H plus M, and therefore we get another equation for H, the official equation for H, B by mu naught minus M. This is the official equation for H. Official, that is written in the books. This is one which we tend to use. Okay, wow. And now I think it is time to define magnetic susceptibility. Wow, magnetic susceptibility. We called it chi-m. Chi-m is, in the textbook they've written only chi. But then you have to distinguish between electric susceptibility, chi-e, and magnetic susceptibility. So electric susceptibility I call chi-e, magnetic susceptibility is chi-m. And from this here I get M is H into chi-m. I think let us put 6 in 5. And it is now frying. Let it deep fry. I can take this off because I don't need it no more. जो भी derive करना है वो वहीं से करना है बाजू वाले में से. So what do I get? I'm going to get some new quantities out here. And when I put 6 in 5, I put M here, I get what?
So H is B by mu naught minus H chi m. I'll take this minus H chi m here. So what do I get? H bracket 1 plus chi m is B by mu naught. And final expression, ladies and gentlemen, the end of Solomon-Grundy. Mu naught 1 plus chi m into H. Wow. So why is it the end of Solomon-Grundy? Because this term, mu naught 1 plus chi m, is called mu and is known as the absolute permeability of the medium. So तुम्हारा B becomes mu H, and mu is mu naught into mu R, and you have seen mu is what? Mu naught into 1 plus chi m. So you get a very uncanny relation between mu R and chi m. Whoa, you use it many times. And because chi m was dimensionless, because mb ampere per meter, hb ampere per meter, so chi m is dimensionless, unitless. Similarly, mu r is called relative permeability, and that is also unitless and dimensionless. All right, can you see this? Is this agreeable? No doubts whatsoever. बहुत बढ़िया डेरिवेशन था. इसमें जो डब्बे डाले हुए इक्वेशंस है, आप वो याद कर लोगे तो आपका काम हो जाना है. And this brings me to the last topic of the chapter, which is the types of magnetic materials. You know, there are three basic magnetic materials: paramagnetic materials, diamagnetic materials, and ferromagnetic materials. The difference is plain enough, but the similarity is this: कोई भी टाइप का मटेरियल हो, चाहे डाया हो, पैरा हो, फेरो हो, सब में इनिशियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है. इन शॉर्ट, कोई भी मटेरियल इनिशियली कोई भी मैग्नेटाइजेशन दिखाता नहीं है. बस फर्क यह है, जब तुम कोई भी मटेरियल उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हो, तब क्या कार्यक्रम होता है, तब क्या मैजिक होता है. दैट इज द आइडिया. वील स्टार्ट विद पैरामैग मटेरियल्स. मैं इसको प्यारा मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम से जानता हूं. प्यारा है, काफी बात मानता है, बात सुनता है. एंड जैसा मैंने कहा, इनिशियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो. अर्थात, यू नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग सच अ डायग्राम. यू नो, ये मटेरियल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है. ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. दिस इज सर्कुलर पाथ, एंड उसके परपेंडिकुलर है उसका मैग्नेटिक मोमेंट. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. This is the electron moving on a circular path. This is the magnetic moment. And you can see, if you are looking, what do you think would be the net? मैंने सिर्फ थोड़े बनाया. What is the net initial magnetic moment? Zero, because they are all randomly aligned. And now, when placed in external magnetic field, this is where the magic starts. Dipoles tend to align in the direction of external magnetic field. Let me show that also to you. I'll have to take this all off. इसी डायग्राम में बनाऊंगा मैं. And it's a lovely diagram. ये आपका वही था. एंड आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया. दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस कॉल इट B0 बार. एंड यू विल सी स्लोली एंड स्टेडीली majority moments tend to align in the direction of external magnetic field. You will say, sir, some have not aligned. I know that. I can see that because I have made it. कुछ अलाइन नहीं होंगे, बट बहुत सारे इन द डायरेक्शन अलाइन होंगे. तो द नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल विल इंक्रीज. द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस मटेरियल विल इंक्रीज. ऑलराइट, सो ये बेचारा आधा टूट गया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स विल बी 0. In a non-uniform field,
a paramag material moves towards stronger magnetic field. ये सब MCQ में या शॉर्ट नोट में काम आ सकता है. Stronger magnetic field. Okay. फिर क्या, नाउ यू विल टेल मी सर B0 बार बढ़ाता जाऊं तो ये जितने भी है ये सब भी अलाइन होते जाएंगे एंड मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा इनडेफिनेटली? नहीं, नॉट इनडेफिनेटली. देयर इज वन पॉइंट वेयर मैक्सिमम डाइपोल्स हैव अलाइंड एंड नो फर्दर अलाइनमेंट इज पॉसिबल, चाहे आप B0 बार जितना ही बढ़ा लो. दैट पॉइंट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड saturation magnetization. This is the maximum magnetic field that this material can show. तुम B0 बार चाहे और बढ़ा लो, it will not make any difference. Now, what are the examples of paramagnetic materials? तुम्हें याद है मैंने कहा था यम यम यम, aluminium, sodium, calcium, oxygen at STP and copper chloride. So yum yum yum, aluminium, sodium, calcium, ऑक्सीजन एट STP याद किया था इस तरह, एंड कॉपर क्लोराइड. नाउ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के मामले में पियर क्यूरी ने लॉ दिया था. सो अकॉर्डिंग टू क्यूरी, ही सेड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वन, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड सेकेंडली टेम्परेचर. तुम ये B0 बार बढ़ाते जाओ तो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, पर अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो मैग्नेटाइजेशन घटता जाएगा. क्यों ऐसा? बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, इन डाइपोल्स को एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी, एंड मोर डाइपोल्स विल रिफ्यूज टू अलाइन in the direction of magnetic field, so magnetization decreases. And as a result, let me introduce a proportionality constant. M is equal to C B0 by T. Here C is called Curie constant. Also I'm going to change this a little. B0 is what? Mu 0 into H, and M is what? H chi M. तो M की जगह H chi M लगा रहा हूं, and B0 की जगह mu 0 H. H goes away, and we are left with one more equation for Curie's law. Chi M is C mu 0 by T. So these were paramagnetic materials. इनका mu r पॉजिटिव होता है, chi m greater than 1 होता है. So these are paramagnetic materials. इससे उल्टा काम है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का. भाई इनका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली जीरो ही होता है, एंड फर्क तभी आता है व्हेन यू पुट देम इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बट ड्यू टू देयर पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स, इनके जो डाइपोल्स हैं दे विल टेंड टू अलाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो ये उल्टे जाएंगे. This is a diamagnetic material. Number 2, net magnetic moment 0. When placed in external magnetic field, dipoles tend to align. Basically उनका original diagram उसके जैसा ही था, paramagnetic के जैसा. Tend to align in a direction opposite to the external magnetic field. So net magnetic field inside the material will decrease. Let me show that to you. ये तुम्हारा diamagnetic material है, and this is your external magnetic field as it used to be. And you will see that ये उल्टे ही आ गए. Original magnetic field से उल्टी direction में जा रहे हैं, and as a result net magnetic field inside this material will decrease. Uniform magnetic field में net force is 0. In a non-uniform field, a diamagnetic material moves towards weaker magnetic field. Paramagnetic जाता था stronger magnetic field की तरफ, diamagnetic जाता है weaker magnetic field की तरफ. अच्छा याद रहे, इसका म्यू आर जो है, इसका chi m इज लेस देन 1, इज नेगेटिव एक्चुअली,
chi m is less than 0 and mu r is less than 1. And इसके examples, anybody examples? GOC, COC, OB. क्या बोले सर? GOC gold silver, COC copper silicon, OB water bismuth. So GOC, COC, OB, these are examples of diamagnetic materials. अच्छा, इसमें कोई लॉ है? नहीं. बट सुपर कंडक्टर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है. सुपर कंडक्टर्स chi m is -1. वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ chi m फॉर सुपर कंडक्टर्स. तो म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? म्यू आर इज 1 प्लस chi m which is 1 plus -1. म्यू आर इज 0. दैट मीन्स सुपर कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा. सुपर कंडक्टर cannot be magnetized. It will expel all the magnetic field lines. And this is called Meissner effect, used in magnetic levitation trains and stuff like that. So this is a very important idea. Superconductors chi m -1 होता है, mu r 0 होता है, so they cannot be magnetized. And coming up, the last type of magnetic material, the most important also, it is called a ferromagnetic material. So what is the difference between a dia, para and a ferromagnetic materials? The biggest difference between dia, para and ferro is the presence of domains. Now what are domains? Dia, para में individual dipoles देखे आपने. Individual dipoles एक एक करके change होते हैं. But in ferromagnetic materials, you will see collection of dipoles, ferromagnetic materials, and as I said, characterized by the presence of domains. इस तरह के होते हैं domains. So if you see this particular area, so many dipoles, but one common thread runs through all through them. ये जितने भी डाइपोल्स हैं, इन सब का मोमेंट इसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड है. ये एक डोमेन है पूरा. एंड उसी तरह एक और डोमेन दिखाऊंगा आपको मैं. यू कैन सी यहां भी बहुत सारे डाइपोल्स है, बहुत सारे एटम्स है, जिनका सबका डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में अलाइंड है. सो सच कलेक्शन ऑफ डाइपोल्स all having moments, ये इस तरह मैंने सब नहीं बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा. all having moments in one particular direction, maybe an abrupt direction, whatever be the direction. So you can see फिलहाल the net magnetic moment of this entire material is 0, no doubt. पर जब इसको तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो बहुत अच्छा टाइप का मैग्नेटाइजेशन पैदा होगा. दीज विल टेंड टू अलाइन इन द डायरेक्शन. पूरा का पूरा डोमेन अलाइन होता है. इसके एग्जांपल्स हैं फे, को, नी, आयन, कोबाल्ट, निकल. देन देयर इज एन अलॉय कॉल्ड अल्निको, aluminum, nickel, cobalt and copper. There is another thing called soft iron, etc. And when you keep this in an external magnetic field, what will happen is that पहले धीरे धीरे एक डोमेन अलाइन होगा. एक एक डाइपोल अलाइन नहीं हो रहा है, एक एक डोमेन अलाइन हो रहा है. फिर ये एक पूरा डोमेन इस डोमेन को अलाइन करवाएगा, फिर 2 मिलके 4 को करवाएंगे, 4 मिलके 8 को, एंड फाइनली जब सारे के सारे डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे, एक बहुत ही अच्छा मैग्नेटाइजेशन इस मटेरियल के अंदर क्रिएट होगा. दैट इज व्हाई these ferromagnetic materials are used to make permanent and temporary bar magnets. But before looking at that, we need to see the BH curve. You can also call it a hysteresis curve. This is the diagram, this is the graph of B versus H for a ferromagnetic material. Actually scene क्या है?
मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डंडा लिया है एंड उसको सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया। इनिशियल एज यू कैन सी नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। ओके, तो इसको मैंने अंदर डाल दिया, फिलहाल करंट चालू नहीं किया। देन आई स्विच ऑन द करंट एंड आई कैन सी धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले एक डोमेन अलाइन होगा, एक से फिर दो होंगे, दो से फिर चार होंगे। दिस अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड फिर वो बढ़ेगा। यहां पहुंच गया, दिस इज पॉइंट ए। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन वी कैन गेट, दिस इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। दिस इज दिस, सारे डोमेन्स अलाइन हो गए। अब मैं करंट घटाता हूं, ओ माय गॉड, करंट 0 हो गया। बट इफ यू कैन सी the material has retained some amount of magnetic field even though current is 0. This OB is called retentivity, or you can call it remanence. It is the value of magnetic field B when H is 0. करंट 0 हो गया पर मटेरियल के पास थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट बाकी है मेरे दोस्त। फिर मैं करंट उल्टा करता हूं एंड थोड़ा करंट यूज करता हूं और यहां आता हूं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, पर थोड़ा खर्चा हुआ। ये OC जो है, इतना करंट लगा मुझे, इतना मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगा नेट मैग्नेटिक फील्ड को 0 करने में। इस पॉइंट पे ये मटेरियल ऐसा हो गया। अब मैं करंट उल्टी डायरेक्शन में बढ़ाता ही जा रहा हूं एंड यहां पे पहुंचा, ये सैट मैग ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में अर्थात ये जो पहले ऐसा था ना, अब ये ऐसा हो गया एंड अब फिर से करंट घटाता जा रहा हूं। ये रिटेंटिविटी उल्टी डायरेक्शन में, ये कोएर्सिविटी उल्टी डायरेक्शन में, और ये फिर से सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सो यू कैन सी इट डज नॉट रिट्रेस द स्टेप, इट गोज लाइक दिस। ये हिस्टेरेसिस कर्व है। OB इज रिटेंटिविटी, OC इज कोएर्सिविटी एंड मटेरियल्स इन्हीं कर्व से जाने जाते हैं। द एरिया अंडर द BH कर्व gives the heat energy lost per unit volume of the sample. तो अब ऐसे कर्व्स में परमानेंट और टेम्पररी मैग्नेट्स किस तरह वर्कआउट हो रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। सो एज आई वाज सेइंग, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन permanent material used to make permanent magnets with a material which is used to make temporary magnets? Okay, जो मटेरियल का रिटेंटिविटी बड़ा हो, जो मटेरियल का कोएर्सिविटी बड़ा हो और जिसका परमियाबिलिटी बड़ा हो, दैट इज अ मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। सो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए तीनों चीज हाई चाहिए। अब परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा? अल्निको। एंड इट हैज टू हैव हाई retentivity so that it retains the magnetization, high coercivity so that any other field cannot cut it, and high permeability so that इसका magnetization अच्छा जब भी हो, अच्छा हो, बड़ा हो। On the other hand, electromagnets के लिए like soft iron is a good example, उसमें high सिर्फ एक ही चीज चाहिए, permeability, so that it can behave as a good magnet whenever it is a magnet. But I want low retentivity, ताकि जैसे ही मैं कहूं मैं करंट कम करूं, ये मैग्नेटाइजेशन लूज हो जाना चाहिए। यू नो, these are used to make permanent magnets. These are electromagnets used in doorbells, electric bells, loudspeakers, telephone diaphragms, in cranes to lift heavy loads. उसमें मस्त वर्कआउट करता है। आई हैव अ डिस्क ऑफ सॉफ्ट आयरन, मैंने करंट उसके ऊपर पास किया है, मस्त मैग्नेटाइजेशन हो गया क्योंकि परमेबिलिटी अच्छी है। मैं लेके गया, उठाया चीज को, लाया इधर रखा, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं करंट बंद करता हूं, विद इन सम टाइम इसका लो रिटेंटिविटी होने से सारा मैग्नेटाइजेशन लूज हो जाता है, बॉडी रख दिया जाता है। सो दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। डू नॉट फॉरगेट वन मोर थिंग, अगर तुम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डोमेन स्ट्रक्चर स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, एंड एट वन टेम्परेचर कॉल्ड Curie temperature, which is called TC, a ferromag material becomes
पैरामैग मटेरियल। सारा डोमेन स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है एंड बिकम्स अ पैरामैग मटेरियल। उसके बाद उसका पैरामैग्नेटिज्म जैसा ही होता है, सब इंडिविजुअल डाइपोल्स ही होते हैं। मैं आपको वो इलस्ट्रेशन याद करा देना चाहता हूं, आई थिंक इट्स इलस्ट्रेशन 8, जिसमें लेंथ दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर क्यूब का। सो उसका वॉल्यूम इज L क्यूब विच इज 10⁻⁻⁶ का क्यूब विच इज 10⁻⁻18 मीटर क्यूब और 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ उन्होंने अपने को पूछा है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटाइजेशन एंड स्टफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे हैव टोल्ड अस। सबसे पहली बात, इसका मास कितना होगा? मास is density into volume. They've given me density and this is like 10⁻12 centimeter cube. This many gram is the mass. I don't remember the answer. And उन्होंने अपने को यहाँ पे दिया in 55 gram there is 1 mole, 6.02 into 10⁻23 atoms. So इस मास m ग्राम में, in m ग्राम कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो यहां अपने को नंबर ऑफ एटम्स मिल जाते हैं। हर एटम की मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। सो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड? m net is magnetic moment for each atom multiply by the number of atoms. And उसके बाद मैग्नेटाइजेशन, people usually don't remember the chronology किस तरह चलता है, is m net per unit volume. You have this m net here, you have this volume here, you put it and this is your answer. This will be ampere per meter. You think you can handle this? Quite easy. एक और numerical था मस्त, I don't remember the number. I think it is 18 or something, 18 or 19, wherein they have told me that this is east, west, north, south. There is a cable, there is a wire carrying current 10 degrees like this, 10 degrees like this. This is the wire. And अर्थ का जो मैग्नेटिक मरीडियन है वो 10 डिग्रीज ऐसा है। They want you to find a point where the net field will be zero. Let's say at point P. कोई भी वायर की वजह से, let's call current I think 2.5 एम्पियर करंट है। So मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, B due to wire is B due to earth. And what is the magnetic field due to a wire? Mu naught I by 2 pi y is, how much will be the horizontal component? It will be B cos I, and you can equate both of them and you can find out the answer. I think with that idea we come to an end to this chapter. जो भी important numericals थे मैंने आपको रिवाइज कराए। I hope you go home and do that, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक नया चैप्टर रिवाइज करते हैं। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, आई एम देयर टू सॉल्व एवरीथिंग। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ लवली इवनिंग, थैंक यू, बाय बाय।